लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 4 तक कंप्लीट कर लिए थे और एग्जाम्पल 6 भी हमने समझ लिया था। आज हम एग्जाम्पल 5 पहले समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल 6 से आगे के एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल 5 है हमारा, हमें 14 मीटर लंबाई की एक समान सीढ़ी किसी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे है, जिससे वह 45 डिग्री कोण बनाती है। सीढ़ी और भूमि के बार के मध्यस्थ घर्षण गुणांक ये दिए हुए हैं। 1/3 है हमारा सीढ़ी और दीवार के साथ, और 1/2 है हमारा सीढ़ी और भूमि के मध्य। इनके जो घर्षण गुणांक दिए हुए हैं वो हमें 1/3 और 1/2 है। यदि एक मनुष्य जिसका भार सीढ़ी के भार का आधा है सीढ़ी पर चढ़े तो वह कितनी दूरी पर चढ़ जाएगा जब सीढ़ी फिसलने वाली हो। और इसी में हमसे पूछा है, यदि कोई बालक अब सीढ़ी के सबसे नीचे वाले सिरे पर खड़ा हो तो उसका न्यूनतम भार कितना होना चाहिए ताकि मनुष्य सीढ़ी की चोटी तक पहुंच जाए। ओके, तो यहाँ एक तो हमें दिया हुआ है कि जो मनुष्य का भार है वो सीढ़ी के भार का आधा है। सीढ़ी की लंबाई 14 मीटर लंबी है और ऊर्ध्वाधर ये है 45 एंगल के साथ। तो इससे पहले हम एक डायग्राम बना करके समझ लेते हैं कि क्या इसके अंदर हमारा डायग्राम होगा। तो ये हमारी एक दीवार है, यहां से हमने एक सीढ़ी लगाई और ये हमारा क्षैतिज है। ओके, ये तो हमारा भूमि है और ये हमारी दीवार है और ये हमारी सीढ़ी है। इसे हम O नाम दे देंगे, इसे A नाम देंगे, इसे हम B नाम दे देंगे। अब फर्स्ट कंडीशंस के अंदर इस सीढ़ी के ऊपर एक मनुष्य चढ़ रहा है और चढ़ता चढ़ता वह इतनी दूरी पर जाता है कि उसे जस्ट आगे जाते ये सीढ़ी फिसल के नीचे आ जाएगी। तो ये सीढ़ी फिसलेगी, इसका मतलब ये सिरा नीचे की तरफ आएगा और ये सिरा हमारा बाहर की तरफ जाएगा। तो इस सीढ़ी की डायरेक्शन तो होगी बाहर की तरफ, लेकिन घर्षण बल किधर होगा हमारा अंदर की तरफ, क्योंकि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक तो हमने इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया मान ली R और यहां पे हमने जो अभिलंब प्रतिक्रिया है वो मान ली हमने S। ओके, अब इसका जो घर्षण बल होगा वो इस अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण गुणांक के मल्टीपल के बराबर होगा। तो भूमि और सीढ़ी के बीच कितना दिया हुआ है हमें, सीढ़ी और भूमि के बीच हमें 1/2 दिया हुआ है, इसका मतलब R/2 होगा। और दीवार और सीढ़ी के बीच कितना दिया हुआ है हमें 1/3, इसका मतलब ये होगा हमारे पास में। अब ये हमारा नीचे की तरफ आएगा तो इसके ऊपर जो घर्षण बल होगा वो ऊपर की तरफ होगा S/3, ऊपर की तरफ S/3। तो ये घर्षण बल हमारा इस डायरेक्शन में और ये घर्षण बल ऊपर की तरफ होगा हमारा S/3। ये तो हमने घर्षण बल के बारे में बता दिया। अब एक जो मनुष्य है वो मनुष्य इसके ऊपर चढ़ रहा है। एक हमने सीढ़ी का जो भार है वो भार मान लिया W, इसके सेंटर पॉइंट में होगा, तो ये हमने मान लिया कैपिटल W और इसको हमने G नाम दे दिया। ये टोटल 14 है तो ये हमने 7 मान लिया और यहां से यहां तक की हमने 7 मान लिया। अब एक मनुष्य है वो इसके ऊपर चढ़ रहा है जिसका भार W/2 है, तो वो चढ़ता चढ़ता मान लिया इस पॉइंट के ऊपर आ गया, D पॉइंट के ऊपर, और इसका जो भार है वो कितना है W/2। तो A पॉइंट हमारा, B पॉइंट हमारा, इसे हम C पॉइंट दे देते हैं, C पॉइंट, इसके ऊपर इसका भार W/2 है। ओके, ये हमारे पास में। अब इसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हमने मान लिया
कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x है। हमें x का मान चाहिए, हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए एक तो हम ये जो इसके ऊपर बल लग रहे हैं, इन बलों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में हम वियोजित कर लेंगे। तो क्षैतिज में r/2 है, यहां से s है, ऊर्ध्वाधर के अंदर ये r है और यहां से s/3 है, यहां से w है, यहां से w/2 है। ये बल हो गए। उसके बाद में हम आघूर्ण निकालेंगे किसी एक सिरे से और हम x का मान निकाल लेंगे। तो पहले हम जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो डाटाज है हमारे, वो डाटाज हम बता देंगे कि हाँ ये हमारे पास में कंडीशंस है, इनको हमने इससे रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो अब W भार भी हमने खुद ने माना है, तो वो भी हमें मेंशन करना होगा। और ये भी कह रहा है कि ये 45 डिग्री से है, तो यदि ये डिग्री 45 है तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। ओके, दीवार के सहारे, तो दीवार से 45 डिग्री बना रहे हैं तो ये भी 45 डिग्री होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये हमारा 90 का एंगल है। ठीक है, तो लिखिए इसमें डायग्राम बनाने के बाद, बाकी तो हमने इसमें मेंशन कर रखा है, जो डाटाज हमने लिया है वो हम यहां लिख लेते हैं। ओके, तो लिखिए इसमें, माना ए बी 14 मीटर लंबाई की, 14 मीटर लंबाई की वह कैपिटल W भार की एक सीडी है, जिसका मध्य बिंदु G है, जिस पर W भार नीचे की ओर कार्यरत है, जिस पर W भार नीचे की ओर कार्यरत है। अब लिखिए, बिंदु A पर अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R समतल के लंबवत ऊपर की तरफ, घर्षण बल R/2 AO की तरफ, वह बिंदु B पर अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल S दीवार के लंबवत बाहर की ओर वह घर्षण बल S/3 OB की तरफ कार्यरत है। अब लिखिए, CD दीवार के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो CD दीवार के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, अब लिखिए इसमें, माना W/2 भार का कोई मनुष्य CD के सिरे A से चलकर सीमांत संतुलन की स्थिति में x दूरी तय करके
बिंदु सी पर पहुंच जाता है तब सीमांत संतुलन की स्थिति में बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर अब क्षैतिज में तो कौन कौन से हमारे, एक तो है S इक्वल्स टू R/2 और एक है हमारे पास में ऊर्ध्वाधर यहां से R प्लस वहां से S/3 इक्वल्स टू ये कैपिटल W प्लस W/2 ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई यहां से। अब यहां से हम R का मान लिखें तो ये बनेगा हमारे पास में R का मान बन जाएगा 2S, तो ये बनेगा 2S प्लस S/3 इक्वल्स टू 3W/2 तो ये बन जाएगा हमारे पास में 7S/3 इक्वल्स टू 3/2W इंप्लाइज करके S का मान क्या बनेगा हमारा 9/14W। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। हमने R को हटा दिया, S का मान आ गया, अब हमें S को भी हटाना होगा तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए। अब वो एक इक्वेशन हम आघूर्ण की हेल्प से लेकर के आएंगे। ओके, तो अब लिखेंगे हम बिंदु। अब देखो ये कहां है, S बिंदु इस पॉइंट पे है तो इसके सापेक्ष नहीं ले सकते हम क्योंकि S तो इसके ऊपर है, हमें मान चाहिए तो हम इसके सापेक्ष लेंगे क्योंकि R को हमने हटा दिया तो बिंदु A के सापेक्ष हम आघूर्ण निकालेंगे। जो हमारे पास में हमने जिसको हटा दिया वो जो बिंदु है जो R या S है वो किस बिंदु पे है उसके सापेक्ष हमें आघूर्ण लेना है। तो यहां हमने R को हटाया है तो R इस बिंदु पे है तो इसके सापेक्ष हम आघूर्ण लेंगे। तो बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, ओके, तो जिस बिंदु पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया है और जिसको हमने हटा दिया उसी बिंदु के सापेक्ष हमें क्या लेना है आघूर्ण। तो अब हमें इसका आघूर्ण लेंगे तो आघूर्ण देखो A बिंदु पे R और R/2 तो A बिंदु से गुजर रहे हैं तो इसका मान तो 0 होगा क्योंकि लंबवत दूरी 0 होगी। एक तो ये W है तो W A से इसकी लंबवत दूरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 7 मीटर। कितनी है 7 मीटर। तो ये क्या होगा हमारे पास में, हमें ये मान चाहिए तो ये इसका आधार होगा और आधार के साथ कौन आता है कोस, तो 7 कोस 45 डिग्री, इसका मतलब 7/√2। अब W/2 तो W/2 की डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की x, तो ये वैल्यू आएगी हमारी यहां से यहां तक की x/√2 क्योंकि इसके साथ भी क्या आएगा हमारा कोस आएगा और कोस 45 का मान 1/√2 होगा। अब हम बात करें W और W/2 की तो हो गई। अब हमें एक तो S का मान चाहिए तो S हमारा यहां आएगा तो यहां से यहां तक की लंबाई होगी, इसका मतलब ये लेंथ चाहिए हमें। तो ये लेंथ कितनी होगी हमारे पास में, ये लंब होगा और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 14, तो ये बनेगा 14 sin 45 और sin 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। अब ये जो S/3 है ये S/3 यहां से आता था इस पॉइंट पे होगा, इससे और इसके बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी, ये हमारे पास है वही 14 और sin 45 और cos 45 दोनों के मान क्या होंगे √2। तो यहां से यहां तक की वैल्यू हमारे पास में यह, तो ये हमने आघूर्ण के लिए लंबवत दूरी निकाल ली। अब हमें इनका आघूर्ण लेना है
तो एक तो हमारा जो W है, अब बात करेंगे कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो जो ट्रायंगल बन रहा है उसके अंदर जो जो फोर्स लग रहे हैं वो तो पॉजिटिव, और जो ट्रायंगल के बाहर की ओर लग रहे हैं वो हमारे नेगेटिव। तो ये W और ये W/2 तो इस ट्रायंगल के अंदर है, पॉजिटिव होंगे। ये S भी ट्रायंगल के बाहर है और वो S/3 भी हमारा ट्रायंगल के ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों हमारे नेगेटिव होंगे। तो दूसरी साइड में लिख देंगे इन्हें हम। तो एक तरफ बनेगा हमारे पास में W। अब W के बीच की डिस्टेंस कितनी है? W के बीच की डिस्टेंस 7/√2, 7/√2, और W/2 की डिस्टेंस कितनी है? X/√2, X/√2 इक्वल्स टू S। S के बीच की दूरी कितनी है? S हमारा यहां आएगा, तो ये लंबा दूरी होगी 40√2 प्लस S/3, इसके बीच की डिस्टेंस 14/√2। तो दोनों साइड हमारा √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी? यहां से वैल्यू, और S का मान भी हम यहां से लिख देंगे। तो हमारे पास में क्या बनेगा? यहां से √2 से तो √2 कैंसिल हो गया, ये बना हमारा 7W, और ये मल्टीपल होगा तो 7 और 2 14 W 14, या हमारे पास में W है तो W रहने दो उसको। ये बना हमारे पास में 7W प्लस, तो W कॉमन ले लो, 7 प्लस यहां से बनेगा X/2 W। ओके, यहां से हमारे पास में 7, √2 से तो कैंसिल कर ही दिया, तो 7W हमने कॉमन ले लिया, तो 7 प्लस X/2 ये W के साथ, और यहां बनेगा हमारा √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये भी S और ये भी हमारा S है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 14 हम कॉमन ले लेंगे और S भी हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचेगा 1 प्लस 1/3 S। ओके, 14 हमने कॉमन ले लिया, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। S का मान हम 9/14 रख देंगे यहां से, तो ये बनेगा 7 प्लस X/2 W इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारे पास में 3 और 1 4, तो 4/3 इंटू 14 इंटू S का मान 9/14 W। W से W कैंसिल हो जाएगा, 14 से 14 कैंसिल होगा और 3 से 9 कैंसिल होगा 3 टाइम, तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी, ये तो कैंसिल हो गया, W इधर से कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हो गया, तो 4 बचेगा ऊपर और 3 बचेगा, तो 4 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 12, तो 7 प्लस X/2 इक्वल्स टू 12 इंप्लाइज करके ये 7 इधर जाएगा, तो X/2 इक्वल्स टू 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5, तो X का मान आ गया 10 मीटर। इसका मतलब ये जो मनुष्य है ये बिना फिसले इस सीढ़ी के ऊपर 10 मीटर तक जा सकता है, 10 मीटर तक जा सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इस सिरे को कुछ भार लगा के और इसको दबा रहे हैं नीचे, ताकि ये सिरा दबा रहे और आगे की तरफ न खिसके, और ये मनुष्य 10 मीटर से पहुंचकर कहां चला जाए? 14 मीटर के ऊपर। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इस सीढ़ी के ऊपर किसी एक लड़के को खड़ा कर रहे हैं। ओके, यदि कोई बालक अब सीढ़ी के सबसे नीचे वाले सिरे पर खड़ा हो तो उसका न्यूनतम भार कितना होना चाहिए? तो हमने क्या किया? एक बालक लिया और उस बालक को हमने इसके ऊपर बैठा दिया, खड़ा कर दिया, और मनुष्य को हमने ऊपर चढ़ाया, तो इस बालक का कितना भार होना चाहिए ताकि ये मनुष्य इस सीढ़ी के ऊपर पहुंच सके? तो इसका न्यूनतम कितना भार पूछा है, अधिकतम तो कितना भी हो सकता है, लेकिन वो न्यूनतम भार ताकि वो मनुष्य वहां तक पहुंच जाए वो हमसे पूछा है। तो हमने क्या किया? एक बालक लिया, अब उसका रैंडमली कोई भार ले लिया हमने, उसको हमने यहाँ पे बिठाया, और फिर हम इसका एक नया डायग्राम बनाएंगे जिसमें बालक इसके सिरे पे बैठा है, उसके बारे में बताएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम जब बालक इसके ऊपर है
तो उस केस की हम बात करें तो ये हमारी दीवार है, ये हमारी भूमि है और ये हमारी सीडी है। ओके, इसको हमने ए और बी नाम दे रखा है, इसको हमने ओ नाम दे रखा है। अब मनुष्य है जिसका भार W/2 है, वो यहां पहुंच गया, इस बिंदु पे पहुंच गया, तो इसका जो भार है W/2 वो कहां होगा? नीचे की तरफ। इसका सेंटर पॉइंट अभी भी यही है जिस पर W भार अप्लाई है, कैपिटल W। अब ये यहां पे कोई बालक हमारा खड़ा है, मान लिया उसका भार, अब W में तो हमने मान रखा है, तो कोई और भार मान लेते हैं, तो हमने P भार उसका मान लिया जो नीचे की ओर लग रहा है। ओके, और इसके ऊपर हमारी अभिलंब प्रतिक्रिया R है और इसके ऊपर हमारी अभिलंब प्रतिक्रिया X है। ये भी हमारा एंगल 45 का है, ये एंगल हमारा 45 का है। ये हमारे पास में कंडीशन, घर्षण बल हमारा इस साइड ही होगा, तो घर्षण बल हमारा R बाई कितना है? भूमि और दीवार के बीच, तो सीडी और भूमि के बीच है हमारा 1/2, तो ये होगा R/2 और ये हो जाएगा हमारा S/3। वो किधर होगा? हमारा ऊपर की तरफ। ये हमारे घर्षण बल हो गए और ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई, तो ये इसमें चेंजेस हो गया, मनुष्य यहां से यहां पहुंच गया। इसका जो मान है वो हमारा 7 है और यहां से यहां तक का मान है 7 मीटर। ओके, तो ये हमारे पास में यहां से कंडीशंस आ गई, दोनों के अभिलंब प्रतिक्रिया बता दी, जो बालक है उसका भार हमने मान लिया P, और B बिंदु पे मनुष्य पहुंच गया जिसका भार W/2 है, ये CD का भार है, तीनों के भार हमारे नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया, यहां से घर्षण बल है और क्षैतिज के अंदर ये घर्षण बल है और ये अभिलंब प्रतिक्रिया है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट के अंदर हमने क्या किया, ज्यादा कुछ नहीं लिखना इसमें, बस जो बालक है बालक का भार बता देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक तो यहां हम बालक का भार बता रहे हैं, तो लिखिए इसमें, माना बालक का भार, माना बालक का भार P है, माना बालक का भार P है, जो बिंदु A पर, जो बिंदु A पर खड़ा है, जो बिंदु A पर खड़ा है, तब इस स्थिति में बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर तो ये बनेगा हमारे पास में S = R/2, क्षैतिज के अंदर हमारे फोर्स और ऊर्ध्वाधर के अंदर होंगे हमारे पास में S/3 + R, ये दो हमारे ऊपर की तरफ, बाकी के तीन हमारे नीचे की तरफ, तो W/2 + P, तो ये हमारे पास में कंडीशंस हो गई, इसे हम देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहां से R का मान हम यहां रख देंगे, तो हमारे पास में क्या बनेगा, समीकरण 1 व 2 से S/3 + 2S = ये 3W/2 + P, तो ये बनेगा हमारे पास में 6 और 1 7/3 S = 3/2W + P,
और यहां से s का मान निकालेंगे हम, तो s का मान बनेगा हमारा 3/7 से मल्टीपल करेंगे तो 9/14w, 9/14w प्लस 3p/7, इसको देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3, 3p/7। तो ये हमारे पास में s का मान आ गया p और w की फॉर्म में। अब हमें s का मान हटा करके p का मान निकालना है। तो p का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, आघूर्ण लिया। तो वही हमारे पास में s है, तो s कौन से सिरे पे है, b पे, तो हमें a सिरे के सापेक्ष आघूर्ण लेना है। तो बिंदु a के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, तो जैसे हम बिंदु a के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो r, p और r/2, ये तीन जो भी फोर्स है हमारे वो तो a पे है, तो इसके मान तो 0 होंगे। w है, w की लेंथ कितनी है 7, तो ये बनेगा हमारे पास में 7/√2। w/2 है, w/2 की लेंथ कितनी है टोटल, तो 14 होगा, तो ये बनेगा हमारे पास है 14/√2। और हमारे पास में s/3 है, इसका भी यही मान होगा, और s है, s का ये मान आ जाएगा, ये भी हमारा 14/√2 होगा। तो अब ले लेंगे हम इनके बीच का आघूर्ण, s का, s/3 का, w/2 का और w का। बाकी की ये जो r, r/2 और p है इनके 0 होंगे। अब बात करें ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से हैं, ट्रायंगल के बाहर कौन कौन से हैं। तो एक तो हमारा w अंदर की तरफ है, इसका मान 0 क्योंकि यहां से गुजर रहा है, इसका मान 0, यहां से गुजर रहा है, p का मान 0, यहां से गुजर रहा है। तो w और w/2 दोनों अंदर की तरफ है, s और s/3 हमारे दोनों बाहर की तरफ है। तो ये बनेगा हमारे पास में w इंटू w के बीच की डिस्टेंस 7/√2 प्लस w/2 इंटू 14/√2 इक्वल्स टू s इंटू 14/√2 और s/3 इंटू 14/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास में, और यहां हमारे पास में s का जो मान होगा वो होगा, यहां √2 से √2 कैंसिल हो गया तो 7w प्लस यहां से कैंसिल होके 7w होगा। ओके, √2 से √2 कैंसिल, ये 2 से ये कैंसिल होगा, 7w और 7w हमारे 14w बन जाएंगे, 14w इक्वल्स टू, यहां √2 से √2 कैंसिल हो गया हमारे पास में, और 14 हमारा कॉमन है, वही s कॉमन है, तो 1 + 1/3 क्या बन जाएगा 4/3 इंटू 14 इंटू s। ओके, s कॉमन लेंगे, 14 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास में ये वैल्यू आएगी, और s का मान हम यहां से रखेंगे तो हमारे पास में बनेगा 14w इक्वल्स टू 4/3 इंटू 14 इंटू 9/14 w प्लस 3p/7। अब इसे हम सॉल्व करें तो 14w इक्वल्स टू, ये 14 से 14 कैंसिल होगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो 12w प्लस यहां हम सॉल्व करेंगे तो 7 से ये 14 कैंसिल होगा 2 टाइम्स तक, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां 2 बचेगा, 7 कैंसिल हो गया, तो यहां केवल 2 बचेगा, ये कैंसिल हो गया, तो 4 को 2 से करेंगे तो 8, और ये हमारा p। 12w इधर आएंगे, 2w बचेगा, तो p का मान क्या आ जाएगा, इस 2w में 8 का डिवाइड करेंगे तो w/4। इसका मतलब जो CD का भार है उसका 1/4 भार का बालक यदि हम इस CD के सिरे A पर खड़ा कर देंगे तो मनुष्य बिना फिसले B बिंदु तक पहुंच जाएगा। तो बालक का न्यूनतम भार कितना होना चाहिए, w/4 भार कितना होना चाहिए, w/4। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल 7,
दो बराबर तथा एक समान छड़े। ओके, दो बराबर है और एक समान छड़े हैं AB और AC मुक्त रूप से A पर जड़ी हुई एक ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है। दो छड़े हैं, एक समान है, उन्हें हमने क्या किया, दोनों को इस तरह से A बिंदु के ऊपर क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। तो वो दोनों स्वतंत्र है, मुक्त रूप से इस प्रकार से खड़ी हुई है वी शेप के अंदर, उल्टे वी शेप के अंदर जड़ी हुई एक ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है तथा इनके सिरे B और C एक रुक्ष क्षैतिज तल पर टिके हुए हैं। ओके, तो ये क्या है, हमारे पास में एक पॉइंट A है, तो इस प्रकार से हमने इसके दो सिरे हैं। तो ये तो A सिरे के ऊपर एक छड़ जिसका ये सिरा B क्षैतिज पे है, एक सिरा हमारा C क्षैतिज के ऊपर है। तो ये यहां बताया गया है कि A बिंदु के ऊपर दो एक समान छड़े हैं, वो मुक्त रूप से ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है और B और C रुक्ष क्षैतिज तल पर टिके हुए हैं। यदि घर्षण गुणांक म्यू तथा दोनों छड़ों के बीच का कोण थीटा, तो ये छड़ है, दोनों के बीच का कोण हमें थीटा दिया हुआ है और म्यू हमें घर्षण गुणांक दिया हुआ है। म्यू क्या दिया हुआ है हमें, घर्षण गुणांक। तो सीमांत संतुलन में सिद्ध करो कि साइन थीटा का ये मान होगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, B सिरा है, C सिरा है। देखो ये दोनों छड़े इस प्रकार से हैं, तो ये सिरे ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि ये सिरे पास पास में आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, इम्पॉसिबल है। हमेशा यदि ये नीचे गिरेगा तो ये सिरा B बाहर की तरफ होगा, C सिरा हमारा और बाहर की तरफ, तो इनकी गति तो बाहर की तरफ होगी और A सिरा हमारा नीचे की तरफ गिरेगा। यही पॉसिबिलिटी है, बाकी ऐसा नहीं कि B C के पास में आए। कैसा पॉसिबल है, पॉसिबल ये कि B सिरा हमारा बाहर की तरफ गति करेगा और C सिरा हमारा इधर गति करेगा, तभी जाके ये जो A सिरा है वो नीचे आएगा। तो जब ये फिसलेगा तो इनकी ये डायरेक्शन होगी। अब यहां हमारे पास में ये पता चल गया कि इनकी डायरेक्शन ये है, तो घर्षण बल हमेशा इनके अपोजिट होगा। तो इस पर हमने अभिलंब प्रतिक्रिया R मान ली, इस पर हमने अभिलंब प्रतिक्रिया S मान ली। दोनों के ऊपर हमारी ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया है, B के ऊपर भी और C के ऊपर भी। ओके, तो ये जो C सिरा है हमारा, ये C सिरा, इसके ऊपर भी अभिलंब प्रतिक्रिया हमारी क्या है, S। ओके, ये हमारी अभिलंब प्रतिक्रिया, दोनों की अभिलंब प्रतिक्रिया हमारी कहां है, ऊपर की तरफ है। अब ये हमारे पास में कंडीशंस, तो घर्षण बल हमारा अंदर की तरफ होगा, तो घर्षण गुणांक म्यू, अभिलंब प्रतिक्रिया R, और इसका घर्षण बल भी हमारा अंदर की तरफ होगा, म्यू S। हमने मान लिया कि इन दोनों एक समान है, तो इनके सेंटर पॉइंट हमने एक का ये मान लिया और एक का सेंटर ABC हमारा है, तो इसको हमने D पॉइंट बोल दिया और इसको हमने E पॉइंट बोल दिया। इसके ऊपर इसका भार मान लिया हमने W है, इस छड़ का AB का, और AC का भी W होगा क्योंकि दोनों एक समान है, दोनों एक समान है। हमने मान लिया कि AB और AC दोनों की लेंथ 2a है, तो इसकी लेंथ भी क्या होगी हमारे पास में A, और यहां से यहां तक की लेंथ भी क्या होगी हमारी A। तो 2a लेंथ हमने मान ली है मर्जी से, W भार हमने मर्जी से माना है। ये हमारे पास में इसकी कंडीशंस है। ओके, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अभिलंब प्रतिक्रिया दोनों सिरों की बता दी, घर्षण बल बता दिया हमने, दोनों छड़ों का भार बता दिया, डिस्टेंस हमने यहाँ बता दी। तो यहाँ जो हमारी कंडीशंस है, जो हमने लिया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे, उसके बाद हम इनकी इक्वेशंस निकालेंगे। ओके, तो लिखिए इसमें। ओके, लिखिए इसमें, माना AB तथा AC, माना AB तथा AC दो एक समान लंबाई
2a व भार कैपिटल W की छड़ें हैं जो मुक्त रूप से ए पर ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है जिनके सिरे B व C रुक्ष क्षैतिज पर टिके हुए हैं। AB व AC छड़ों के मध्य बिंदु क्रमशः D व E है जिन पर कैपिटल W भार नीचे की ओर क्रियाशील है। बिंदु B पर अभिलंब प्रतिक्रिया R व घर्षण बल म्यू R तथा बिंदु C पर अभिलंब प्रतिक्रिया S व घर्षण बल म्यू S चित्रानुसार क्रियाशील है। तब सीमांत संतुलन की स्थिति में बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशाओं में वियोजित करने पर तो क्षैतिज तो क्या है इसका, एक तो म्यू आर की डायरेक्शन ये, म्यू एस की डायरेक्शन ये, एक दूसरे के अपोजिट है। ये दो बल है जो क्षैतिज में क्रियाशील है। तो म्यू आर बराबर म्यू एस, इसका मतलब आर हमारा एस के बराबर आ गया। और ऊर्ध्वाधर की बात करें तो आर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, एस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इक्वल्स टू नीचे की तरफ हमारा डब्ल्यू है। तो ये डब्ल्यू और वो डब्ल्यू हमारे 2W बनेंगे। तो लिख देंगे W प्लस W। यहां से हम मान रखेंगे R का S, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2S बराबर 2W इंप्लाइज करके S बराबर W इंप्लाइज करके S R के बराबर है, R W के बराबर आ जाएगा। तो R बराबर S बराबर W इक्वेशन सेट। तो ये हमारे पास में एक कंडीशंस आ गई कि R S W ये तीनों ही हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं। ये तीनों हमारे इक्वल हैं, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो साइन थीटा का मान चाहिए। और साइन थीटा का मान निकालने के लिए हमें आघूर्ण चाहिए। तो अब आघूर्ण एक सीधी लाइन के अंदर हम निकालेंगे। अब ये तो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, अलग हो गया। तो हम क्या करेंगे, ए बी छड़ के लिए हम आघूर्ण निकालेंगे। ओके, इस सी सिरे को हम एक तरफ हटा रहे हैं, क्योंकि जो आघूर्ण हम ए से इस बी के लिए निकालेंगे वही आघूर्ण हमारा ए से सी के लिए बन जाएगा, क्योंकि तीनों हमारे क्या है, इक्वल है। तो हमने क्या किया, केवल ए बी छड़ के लिए हम आघूर्ण निकाल रहे हैं। तो आघूर्ण निकालने के लिए हमने एक लंब डाल दिया बीसी के ऊपर और इसे हमने नाम दे दिया ए एफ। ये इसके ऊपर लंब है। अब इस सिरे पर जो हम इसके सापेक्ष हमें आघूर्ण लेना है, क्योंकि सारे फोर्स इस पे है, इसके सापेक्ष लेंगे तो कुछ बचेगा नहीं हमारा, केवल ये W बचेगा। और W एक इकलौता है तो इसका मान हमारा 0 बनेगा। तो ये इसके सापेक्ष तो हम लेंगे नहीं, किसके सापेक्ष लेंगे, A के सापेक्ष लेंगे।
और यहाँ हम इनके एंगल्स मान लेंगे, दोनों एक समान है तो जो एंगल ये ले रही है वही एंगल हम इसके सापेक्ष लेंगे, दोनों समान एंगल के होंगे। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, तो बी ये ए है, एक डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू जाता जाता यहां जाएगा तो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी सेम होगी, तो हमें ये डिस्टेंस लेनी है। ये एंगल अल्फा है तो ये भी क्या होगा अल्फा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है ए, और ये क्या है आधार होगा, तो क्या बन जाएगा ए कोस अल्फा, ए कोस अल्फा। अब हमारे पास में W का आ गया, म्यू आर यहां पे आएगा, तो यहां से यहां तक की लंबवत दूरी चाहिए, तो ये लंबवत दूरी होगी हमारी यहां से यहां तक की टोटल लेंथ 2a, ये लंब है एंगल के साथ, तो क्या बन जाएगा 2a साइन अल्फा, यहां से यहां तक की लेंथ, और ये जो आर है ये यहां पे आएगा तो यहां से यहां तक की लेंथ होगी, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ, तो यहां से यहां तक की लेंथ ये क्या होगी आधार, और आधार के लिए क्या बनेगा 2a cos अल्फा, 2a cos अल्फा। ये तीन फोर्स है, एक तो r का आ गया, म्यू आर का आ गया, w का आ गया, तीन है, तीनों के लिए हम कंडीशंस लेंगे। तो अब लिखेंगे हम, एक तो इसका जो आघूर्ण लेना है अल्फा हमने लिखा है, तो अल्फा हम बता देंगे कि अल्फा क्या है, और फिर हम कौन सी छड़ ले रहे हैं और उस किसके सापेक्ष हम आघूर्ण ले रहे हैं। तो ए बी छड़ लेने पर बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, और यहां लिख देना माना छड़े क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बनाती है। तो इसके सापेक्ष हम आघूर्ण ले रहे हैं, तो हमारे पास में एक तो अब हम देखेंगे ट्रायंगल के अंदर कोण है बाहर कोण है, तो आर तो इसके बाहर जा रहा है और ये म्यू आर भी इस ट्रायंगल के अंदर है और W भी इस ट्रायंगल के अंदर है, तो ये दो तो अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ होगा, तो अंदर की तरफ है एक तो हमारा म्यू आर, और इस म्यू आर की डिस्टेंस कितनी है यहां पे आएगा तो 2a sin अल्फा, 2a sin अल्फा प्लस, और W हमारा अंदर की साइड है तो W a cos अल्फा इक्वल्स टू बाहर की तरफ R है, और R कितना मान रखेगा इसके साथ 2a cos अल्फा। अब यहां से W, S और R तीनों का ही मान हम R लिख देते हैं, तो ये म्यू आर है ही हमारा पहले से 2a sin अल्फा, इस W की जगह R रख देंगे a cos अल्फा, और ये हमारा पहले से ही 2ar cos अल्फा, समीकरण 2 से W बराबर R। अब देखो R तीनों में कॉमन है कैंसिल हो जाएगा, A तीनों में कॉमन है कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहां से बचेगा म्यू A तो कैंसिल हो गया, तो 2 म्यू sin अल्फा, यहां से R a cos अल्फा, यहां से 2RA cos अल्फा, तो RA तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये cos अल्फा इधर जाएगा तो a cos अल्फा बचेगा। यहां से tan अल्फा का मान निकाल लेंगे हम, और tan अल्फा का मान क्या बनेगा 1 में 2 म्यू, इक्वेशन थर्ड। तो यहां से हमारे पास में tan अल्फा का मान आ गया, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो sin थीटा का मान चाहिए, sin थीटा का मान चाहिए। तो अब हम sin थीटा का मान निकालेंगे, तो त्रिभुज ABC में ये एंगल अल्फा, वो एंगल अल्फा, ये एंगल थीटा, तो अल्फा प्लस थीटा बराबर 180, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, इसका मतलब थीटा का मान क्या होगा 180 डिग्री माइनस का 2 अल्फा। हमें क्या चाहिए sin थीटा चाहिए, तो दोनों साइड हमने sin ले लिया, तो sin थीटा बराबर sin 180 माइनस का 2 अल्फा,
और साइन 180 माइनस 2 अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव, तो साइन 2 अल्फा। और साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा का मान रख दो, तो 2 इंटू 1 अपॉन में 2 म्यू, 1 प्लस 1 अपॉन में 4 म्यू स्क्वायर। ये 4 म्यू स्क्वायर ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेंगे तो, और नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक म्यू आएगा, और यहाँ 4 म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस 4 म्यू स्क्वायर। म्यू से एक म्यू कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 4 म्यू अपॉन में 1 प्लस 4 म्यू स्क्वायर। ये मान है साइन थीटा का, और ये हमें यहाँ प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में हमें दिया हुआ है एक स्थिर गोलाकार कटोरे की अंतः त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। एक कण उसके अंतः धरातल के किसी बिंदु पर रुक सकता है यदि उस बिंदु की निम्नतम बिंदु से ऊंचाई 1 सेंटीमीटर से अधिक न हो। कटोरे व कण के बीच में घर्षण गुणांक ज्ञात करना है। तो एक कटोरा है हमारे पास में, तो इस बार हमारा जो डायग्राम है वो एक कटोरे के टाइप का बनेगा। ये हमारा एक कटोरा है, अब ये इसका निम्नतम बिंदु मान लिया हमने। ओके, तो ये हमारे पास में एक कटोरे की शेप बन गई। ये इसका निम्नतम बिंदु मान लिया। अब ये इसमें दिया हुआ है कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो एक निम्नतम बिंदु से 1 सेंटीमीटर ये है। इस बिंदु के ऊपर एक कण हमारा क्या है, आकर के रुक गया। एक कण है, कोई कण यहां पे रुका हुआ है, और इस बिंदु को हम मिलाएं तो ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए हमारी, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर हमने मान लिया, और इस कण को मान लिया हमने P। ओके, P कण को हमने मान लिया। अब ये जो कण है इसके ऊपर जो बल कार्यरत होंगे वो एक रेखा के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे। तो हमने क्या किया, इस बिंदु पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, स्पर्श रेखा। अब ये जो कण है, ये कण किधर होगा, नीचे की तरफ गिरेगा। कण तो हमेशा नीचे की तरफ आएगा, ढलान के अंदर आएगा। तो इस कण की गति होगी नीचे की तरफ, तो घर्षण बल किधर लगेगा हमारा, ऊपर की तरफ, म्यू आर। घर्षण बल हमें मिल गया। अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होगी, ये तल है, ये कण है, तो इसके लंबवत बाहर की तरफ होगी। तो लंबवत कहां होगा, इसके सेंटर पॉइंट से गुजरेगा। तो ये हमारी अभिलंब प्रतिक्रिया हो गई। ये एंगल हमने मान लिया अल्फा एंगल है, ये हमने O पॉइंट बोल दिया, इसको हमने L पॉइंट बोल दिया, और इसे हमने A पॉइंट बोल दिया। अब ये अभिलंब प्रतिक्रिया है, इसके ऊपर भार होगा, वो भार कहां होगा, नीचे की तरफ। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। ये भी नीचे की तरफ है और ये भी नीचे की तरफ होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और ये एक ही रेखा है। तो ये जो एंगल होगा वही एंगल हमारा कौन सा होगा, ये एंगल होगा अल्फा। ओके, जो एंगल ये है वही एंगल हमारा ये होगा। तो ये एंगल हमारे पास में आ गया। अब हमें क्या करना है, इस W को, अब तक तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक जैसे दिख रहे थे हमें, एक दूसरे के या तो अपोजिट थे, लेकिन यहां हमारे पास में एक एंगल के ऊपर कोई कण है, तो इसलिए हमें इस W भार को वियोजित करना होगा, क्योंकि हमें एक ही लाइन के अंदर हम इनको वियोजित करेंगे, या तो क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर। ये किसी एंगल पे है, अल्फा एंगल पे है, तो अल्फा एंगल से पहले हमें इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, ये एंगल अल्फा, ये W, तो इस डायरेक्शन में देखो
किसी फोर्स को किसी डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है, यदि डायरेक्ट उसके साथ एंगल है तो कोस लिखेंगे, और यदि डायरेक्ट एंगल को नहीं दिया हुआ तो हमें एंगल निकालना होगा। तो ये एंगल अल्फा है और एक हमारे पास में ये कंडीशंस है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और केंद्र से आने वाली लाइन स्पर्श रेखा पे क्या होती है, 90 का एंगल बनाती है। तो ये एंगल हमारा 90 का होगा, तो ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। तो इसके साथ तो ये कितना बन गया, डायरेक्ट एंगल हमारा अल्फा, तो ये तो बनेगा डब्ल्यू कोस अल्फा, और ये बनेगा डब्ल्यू कोस 90 माइनस अल्फा, क्या बन जाएगा, साइन अल्फा। ओके, ये तो हो गया डब्ल्यू साइन अल्फा, ये डब्ल्यू कोस अल्फा। हमें वियोजित करना पड़ा, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमें फोर्स चाहिए। अब म्यू आर तो इस डायरेक्शन में आ नहीं सकता, म्यू आर की तो फिक्स है, इस आर की फिक्स है, तो इस डब्ल्यू को हमें इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वियोजित करना पड़ेगा, क्योंकि डब्ल्यू वियोजित हो सकता है, म्यू आर और आर वियोजित नहीं होंगे, इनकी तो फिक्स डायरेक्शन होगी। तो हमने डब्ल्यू की डायरेक्शन ही इनके अकॉर्डिंग ले ली। तो एक डब्ल्यू कोस अल्फा आर की बिल्कुल अपोजिट, और डब्ल्यू साइन अल्फा म्यू आर की बिल्कुल अपोजिट फोर्स हमारा है इसके ऊपर। तो ये हमारे पास में इसका डायग्राम बन गया। ओके, तो अब हम इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखिए इसमें, माना ओ स्थिर गोलाकार कटोरे का केंद्र बिंदु है, कैपिटल ए इसका निम्नतम बिंदु है, कैपिटल ए इसका निम्नतम बिंदु है, वह इसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, वह इसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। अब लिखिए इसमें इस बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। निम्नतम बिंदु से 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई कण बिंदु P पर साम्यावस्था में स्थिर है, जिसका भार कैपिटल W है, अब लिखिए बिंदु P पर घर्षण बल म्यू आर, अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर, वह W के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक चित्रानुसार कार्यरत है। तब बिंदु P पर बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशाओं में वियोजित करने पर तो क्षैतिज दिशा में तो क्या है, म्यू आर इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट, और एक है हमारा कैपिटल आर इक्वल्स टू डब्ल्यू कोस अल्फा। अब फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर दो,
तो हमारे पास में क्या बनेगा, r से r कट जाएगा, म्यू इक्वल्स टू w से w कट जाएगा tan अल्फा। तो एक तो आ गया हमारे पास में म्यू का मान tan अल्फा। हमें म्यू का मान चाहिए, लेकिन यहाँ tan अल्फा आ रहा है और अल्फा तो हमने माना है, तो इसका मान हम निकालेंगे यहां से। अब ये हमारे पास में कंडीशंस है। अब ओ ए क्या होगा हमारे पास में, ओ ए बराबर ओ एल प्लस एल ए, इंप्लाइज करके ओ ए का मान कितना है 13, क्योंकि इसकी आंतरिक त्रिज्या है। ओ एल का मान कितना है निकालना है हमें, और एल ए का मान हमने लिखा है कि निम्नतम से 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, तो 1। इसका मतलब ओ एल का मान कितना आ गया 12। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 12, ये हमारी 13 है। तो एल पी का मान हम निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ओ एल पी में ओपी स्क्वायर ओ एल स्क्वायर प्लस एल पी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर कितना होगा 13 का स्क्वायर, ओ एल का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, एल पी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास में एल पी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144 इक्वल्स टू 25। तो एल पी का मान आ गया 5, एल पी का मान आ गया 5। अब हम tan अल्फा का मान निकालेंगे, वह tan अल्फा का मान क्या होगा, लंब बटा आधार। तो ये अल्फा, तो ये लंब होगा, और ये हमारे पास में 90 का एंगल, तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, तो ये लंब आधार ये कर्ण, तो ये 5/12 आ जाएगा tan अल्फा का मान लंब बटा आधार से। इक्वेशन नंबर 4, इसका मान हम यहां रख देंगे। तो समीकरण 3 व 4 से म्यू बराबर 5/12, यही हमें निकालना था कि इनके बीच जो घर्षण है उस घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। तो घर्षण गुणांक का मान आ गया हमारा 5/12। ओके, तो ये थे हमारे एग्जाम्पल 8 तक के क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल 8 से आगे के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे।